पास करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग समान अध्ययन के बीपीएससी के समान अध्ययन के हिस्ट्री की कक्षा में हैं और हिस्ट्री में मध्यकालीन शाखा में, हालांकि मध्यकालीन शाखा मध्यकालीन भाग आपका उसका सभी महत्वपूर्ण और सिस्टमेटिकली सारी कक्षा हो चुकी है। विगत दिनों में सिर्फ पेरीफेरी में दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के परिप्रेक्ष्य में पृष्ठभूमि में है विजयनगर, विजयनगर एवं बहमनी। और दूसरा चैप्टर है आपका मुगल काल में मराठा या शिवाजी, मराठा या शिवाजी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हमारी आज की कक्षा विजयनगर और बहमनी से जुड़ी हुई है और कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जैसे जौनपुर है, कश्मीर है। हालांकि उन सब के विषय में जो महत्वपूर्ण जितने भी शासक हैं उसकी जानकारी जो पूछे जाने योग्य हैं, सभी की जानकारी कहीं ना कहीं आप लोग को दी जा चुकी है, नहीं दी है। जैसे कश्मीर का कौन था, बोलो खड़ी हो। जैसे कश्मीर का कौन सा था, किसके विषय में बताए थे? वो कभी कश्मीर का कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसके विषय में हमने बताया था? खड़े होइए, किसके विषय में बताया था? बजरंगी। अब तो एक ही बचता, एक ही पढ़ने वाला है ही थोड़ा बहुत। जैनुल अबिदीन के विषय में बताए थे, नहीं बताए थे कि कश्मीर का अकबर है, जैन लंका की स्थापना किया, महाभारत से लेकर अन्य पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया, कश्मीर में गोवध को बंद, गाय की हत्या जो होती थी उसको बंद कराया। पढ़िएगा तब ना, पढ़िएगा जाके घर पे रख दीजिएगा तो कैसे होगा। बैठिए, बैठ जाओ। तो मुख्य बिंदु हम सबके विषय में, चाहे वो जौनपुर हो कि कश्मीर हो, सबके विषय में उसकी जानकारी हम दे चुके हैं। कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही जब क्लास में हम थे तो अन्य बातों में बूस्टर फैक्ट में कश्मीर के अकबर जैनुल अबिदीन वही पूछेगा ही। उससे अलग हटके कोई शासक है भी नहीं। और दूसरा उसके समतुल्य और उससे महान शासक को तो पेरीफेरी में क्या हो, तो मुख्य धारा में रहता तो मुख्य धारा में भी उसका स्थान आता, पेरीफेरी में तो है ही। तो उसी विजयनगर और बहमनी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। विजयनगर, इसका जो रोड मैप है विजयनगर का, विजयनगर में थोड़ा सा हम लोग परिचय पढ़ते हैं। कब स्थापना हुआ, किसके समय हुआ, पहले किसके सामंत थे, कौन पहला वंश था, किसने स्थापित किया था, राजधानी कहाँ थी। ठीक है, इसके विषय में एक रॉबर्ट स्वेल नामक व्यक्ति थे जिन्होंने फॉरगटन एम्पायर लिखा था। इन सब के विषय में थोड़ा सा परिचय में पढ़ते हैं। फिर दूसरा भाग पढ़ते हैं विभिन्न वंश, विभिन्न वंश। उन विभिन्न वंशों में हम लोग पढ़ते हैं, संगम के विषय में पढ़ते हैं, सुलूब के विषय में पढ़ते हैं, तुलुब के विषय में पढ़ते हैं और अरबिड्डू वंश के विषय में पढ़ते हैं। यही 4 वंश थे ही। उसमें सबसे महत्वपूर्ण वंश था और वो था तुलुब वंश। हालांकि संस्थापक संगम वंश के हरिहर बुक्का थे, लेकिन तुलुब वंश उसमें सबसे प्रमुख थे। और तुलुब का सबसे महान शासक, जिसको बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में और उसका पर्शियन अनुवाद बाबरनामा में भी लिखा हुआ है कि इस समय बाबर के समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक थे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। उनका नाम था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय का शासन काल भी जो बाबर का शासन काल है उसी के समकालीन भी था, 1509 से लेकर 1529 तक। कृष्णदेव राय को इतिहास जो याद रखता है वो मुख्य रूप से उसका जो अष्ट दिग्गज है, क्योंकि तेलुगु
विजयनगर के समय की राजकीय भाषा थी। और राजकीय भाषा के जो 8 दिग्गज थे, जिसमें तेनालीराम ने लिखा था पांडुरंग महात्म, सबसे प्रसिद्ध तो पेद्दन थे जिन्होंने मनु चरित्र लिखा था, और स्वयं भी आपके कृष्णदेव राय स्वयं भी बहुत बड़े रचनाकार थे, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा हम कृष्णदेव राय को याद रखते हैं कि कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगालियों के साथ उसके जो रिलेशंस हैं उसको हम लोग ध्यान करके रखने का प्रयास करते हैं। आपके नागलपुर शहर बसाने में उसकी बड़ी भूमिका रही। 56 संगीत गूंजता है विट्ठल के मंदिर में। उस विट्ठल का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण करता कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय को हम लोग इस कारणों से याद करने का प्रयास करते हैं। तो इस कक्षा का सेंट्रल थीम कृष्णदेव राय ही है, लेकिन पढ़ेंगे तो सब कुछ। और तीसरा है कि विजयनगर के समय में जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन, उसका वस्तुनिष्ठ तरीके से देखते हैं। तो क्या है, क्योंकि इसके समय में भू राजस्व था सबसे महत्वपूर्ण, शिष्ट जिसको कहते थे, ठीक है कि नहीं। विजयनगर के समय में किसी भी समय में विवाह कर नहीं लिए जाते थे, जिसको हम लोग मराठा में बाद में उसको पदनाम के नाम से जाने। विवाह कर लेने वाला पहला वंश विजयनगर ही था और कृष्णदेव राय ही थे। आज यदि देश में 44 लाख शादी होती है, 10 लाख करीब महंगी शादी होती है, यदि उसमें 5% हम फिक्स कर दें और उससे जो पैसे आएंगे वो अरबों में आएंगे, कई 100 करोड़ आएंगे, और उसको स्कूल डेवलपमेंट में लगा देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सरकार को इनकम टैक्स से ज्यादा तो विवाह कर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इनकम टैक्स तो सरकारी सेवक है बेचारा, उसका तो सब कुछ आय क्या है सामने परिलक्षित होता है, उसका सारा चीज स्पष्ट है, तो उसमें से आप काट लेते हैं। बेचारे को 11 महीने की, 10.5 महीने, जितने ऊंचे ओहदे पर हैं उतने कम मेहनत की तनख्वाह मिलती। तनख्वाह तो मिलती है 12 महीने की, लेकिन 1.5 से 2 महीने की तनख्वाह तो चली जाती है इनकम टैक्स में। तो बेचारा तो कुल मिला जुला करके 10 महीने की तनख्वाह लेता है। मूल्य में आ जाइए, उससे अच्छा होगा कि यदि कोई 1 करोड़ रुपए शादी पे खर्च करते हैं, उसमें उसका 5%, 3%, 2% या जो परसेंट एक रेशनल व्यू से आप उसको उस पर फिक्स कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अरे 1-2 लाख का तो सामान बर्बाद हो जाता है जहां करोड़ों की शादी होती है, ठीक है कि नहीं। खाने वाला जगह पे जाके देखोगे तो आधा खाना तो फेंका हुआ रहता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में आयंगर और नायंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था 12 जो है समिति ग्रामीण प्रशासन उसको देखता था। नायंगर व्यवस्था विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पक्षों में से एक था। तो इन सब का अध्ययन हम लोग आज करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले विजयनगर। परिचय, परिचय। विजयनगर लिखिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में कितना में? 1336 में विद्यारण्य की सहायता से, विद्यारण्य के आशीर्वाद से, विद्यारण्य संत थे, विद्यारण्य के आशीर्वाद से, विद्यारण्य के आशीर्वाद से, विद्यारण्य के आशीर्वाद से, विद्यारण्य के आशीर्वाद से, उसको बुलाओ तो साउंड को देख लेगा। धन्यवाद, खुश रहो बहुत बड़ा। विद्यारण्य के आशीर्वाद से, विद्यारण्य के आशीर्वाद से अपने पिता के स्मृति में, अपने पिता के स्मृति में
अपने पिता के स्मृति में हरिहर और बुक्का ने अपने पिता की स्मृति में हरिहर और बुक्का ने, साउंड देखिए तो, साउंड अपने देखते नहीं हो साउंड को, ठीक है, कोई मैसेज दे देता है उसको लिखी। इस लड़के को हमेशा समस्या होती रहती है। कौन लड़का है ये, आपको इतनी समस्या क्यों होती है साहब? ठीक है, देख लो बाहर जाके एक बार पुनः। और किसी को समस्या नहीं होती, इसी को हमेशा मैसेज करता रहता है फालतू का। क्या लिखे? विद्यारण्य की सहायता से, विद्यारण्य की सहायता से संगम वंश की नींव रखी गई। 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 ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का पूर्व में, हरिहर और बुक्का पूर्व में वारंगल के सामंत, वारंगल के सामंत प्रताप रुद्र के, प्रताप रुद्र के, प्रताप रुद्र के अनुयायी थे। प्रताप रुद्र के अनुयायी थे। ठीक है, प्रताप रुद्र के अनुयायी थे। अनुयायी नहीं थे, सामंत लिख दो वहां। अनुयायी होता है फॉलोअर, ये सामंत थे, सामंत। ठीक है, कौन थे? किसके सामंत थे? किसके सामंत थे? नेक्स्ट, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और भाषा तेलुगु थी, और राजकीय भाषा तेलुगु थी, और राजकीय भाषा तेलुगु थी। ठीक है, राजकीय भाषा तेलुगु थी। राजधानी हम्पी, इसलिए कभी कभी परीक्षा में पूछता भी है कि निम्नलिखित में से हम्पी अवशेष किस वंश का द्योतक है? तो हम्पी अवशेष किस वंश का द्योतक है? विजयनगर के वंश का द्योतक है। और विजयनगर के वंश का के समय में एक प्रसिद्ध या इतिहास का सबसे भयानक युद्ध हुआ था। नाम था उसका राक्षस टांगरी, बन्नी हट्टी या ताली कोटा का युद्ध। और उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह कौन था? यही रॉबर्ट स्वेल, जिसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था फॉरगॉटन एम्पायर, जो कमीशन के दृष्टि से अवश्य याद रखिए। वो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी था, और साथ ही उन्होंने किताब लिखा। उस किताब का नाम भी याद रखना है, फॉरगॉटन एम्पायर। किसने लिखा था? रॉबर्ट स्वेल ने। किसने लिखा था? कौन सी किताब? फॉरगॉटन एम्पायर। फॉरगॉटन एम्पायर, तो वो भी याद रखिएगा, तो वो लिख दो नोट में। हम्पी के अवशेष, और हम्पी के अवशेष और 1565 का, और 1565 के युद्ध का, 1565 के युद्ध का, 1565 के तालीकोटा के युद्ध का, 1565 के तालीकोटा के युद्ध का, 1565 के तालीकोटा के युद्ध का, तालीकोटा के युद्ध का
प्रत्यक्षदर्शी गवाह, प्रत्यक्षदर्शी गवाह, प्रत्यक्षदर्शी गवाह, फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक, फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक, फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक, फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन थे? रॉबर्ट स्वेल। फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक रॉबर्ट स्वेल थे। कौन थे? रॉबर्ट स्वेल थे। ठीक है, रॉबर्ट स्वेल थे। बस, तो ये 5 बातें जो हैं, ये क्या है? विजयनगर का परिचय। विजयनगर का परिचय क्या है? यही 5। और एक भविष्य में जब आप बहमनी पढ़िएगा तो उस समय उसकी जानकारी दी जाएगी। यही 5 इसका परिचय है। संस्थापक कौन, किसकी सहायता से, राजधानी कहाँ, भाषा कौन सी, और इसके विषय में कुछ मुख्य बातें जो रॉबर्ट स्वेल ने कही। जब भी यूपीएससी तक, और यूपीएससी का विजयनगर बड़ा फेवरेट चैप्टर है, वो कहीं से कुछ पूछेगा या नहीं पूछेगा, विजयनगर जरूर पूछेगा। और विजयनगर में उसका आर्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, कमीशन माने कमीशन का जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है यूपीएससी, उसका आर्ट आर्किटेक्चर और कृष्णदेव राय, और उसका पसंदीदा चैप्टर है। उसी को घुमा घुमा के प्रश्न भी दिए आते हैं। एक दिन मैंने हिस्ट्री का 80 प्रश्न आपको किया था, ठीक है, एक दिन क्या कई दिन किया है यूट्यूब लाइव पर। उसमें देखे होंगे कि विजयनगर का मैंने 15-20 क्वेश्चन दिया था, कम से कम 15 क्वेश्चन होगा। वो सभी क्वेश्चन वो पीसीएस में नहीं, यूपीएससी में पूछा हुआ था। कुछ का रिपीटेशन पीसीएस में भी होता है। अब मान लिया हमने विद्यारण्य बताया तो कोई ऐसा नहीं ना है कि बीपीएससी में नहीं पूछा हुआ है, या रॉबर्ट स्वेल का फॉरगॉटन एम्पायर कहीं भी पूछा गया हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये सब हम्पी, ये सब तो हम्पी वगैरह तो रेलवे में पूछा जाता है साहब, कि हम्पी अवशेष किस वंश से संबंधित है, किस वंश का धोतक है, ठीक है कि नहीं। आपको तो कमीशन है तो सत्य पर विचार करे। अरे आ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, जब अपने ही मन से आते हैं, अपने ही मन से जाते हैं तो आ जाइए, हमसे पूछने की क्या जरूरत है। सुधर जाइएगा क्या, हम कह देंगे तो सुधा। आपका तो रोज का ये रूटीन है, 3 बजे कहेंगे तो 3:30 बजे, 4 बजे कहेंगे तो 4:30 बजे। समय पे आइएगा तो जब इंट्रोडक्शन देते रहते उसी में बहुत सारी चीजें आप सीख जाइएगा, यदि दिमाग होगा तो, और नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। अब इंट्रोडक्शन का 4 वंश के शासकों के विषय में पढ़ेंगे। आप यूं तो हरियर बुक का सब पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन 3 ही शासक सबसे महत्वपूर्ण है विजयनगर में। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, और तीसरा है कृष्णदेव राय। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन है? भारतीय इतिहास में 5 शासक सबसे महत्वपूर्ण, उसमें कृष्णदेव राय भी स्थान प्राप्त कर लेता है। चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, अकबर, कृष्णदेव राय, शिवाजी, ये सब ऐसे शासक हैं कि 5-6 शासक की जब गिनती होगी तो भी यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो 6-7 शासक हैं यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। जीएस का सबसे फेवरेट चैप्टर में से आता है कौन? सबसे यही चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर, ठीक है कि नहीं। सिलेबस नहीं भी हो तो भी आपसे पूछा जा सकता है, ये तो ऐसे भी जानना चाहिए आपको। यदि सिलेबस सीधे लिख दे कि संस्कृति, कला संस्कृति, तो भी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का कला संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग राजप्रसाद पाटलिपुत्र का, अशोक के समय का पिलर, स्तंभ, ठीक है कि नहीं, स्तूप, तो सब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आ जाएगा। खैर अभी हम उस बिंदु पे नहीं, अभी हम लोग हैं सीधे संगम डिनेस्टी में। विजयनगर में 4 वंश था। एक वंश था संगम, दूसरा था सुलुभ, तीसरा था तुलुभ, और चौथा था अरबिड्डू। अरबिड्डू का ही अंतिम शासक था वेंकट द्वितीय, और इसी वेंकट द्वितीय के समय में मैसूर में वाडियार वंश की नींव रखी गई थी। विजयनगर का ये अंतिम शासक था कौन? वेंकट द्वितीय, जो अरबिड्डू वंश का था। तालीकोटा युद्ध के बाद एक नए वंश की स्थापना हुई थी जिसका नाम था अरबिड्डू वंश। इसलिए तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर समाप्त नहीं हो गया था,
यदि सत्य पर विचार करने के लिए दे दे कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर समाप्त हो गया, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी विजयनगर पुनः जीवित रहा और अंतिम वंश अरबिड्डू वंश रहा। इसलिए किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो सर्वांगीण तौर पे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेगा विजयनगर में, अब हो गया इसका दिया प्रमुख वंश। विजयनगर में 4 मुख्य वंश थे। विजयनगर में 4 मुख्य वंश थे। चार मुख्य वंश थे। पहला सुलभ, पहला संगम, पहला संगम, दूसरा सुलभ, सुलभ लिख दें, सुअलुभ, लुभ लुभ जो करते हैं, सुअलुभ, और तीसरा तुलुभ, तुअलुभ, लुभ लुभ हो गया, ठीक है। सुअलुभ, तुअलुभ, तुलुभ। और चौथा अरबिड्डू वंश, अरबिड्डू, अरबिड्डू, अरबिड्डू वंश, अरबिड्डू वंश, ठीक है। अब इस चारों वंश के विषय में थोड़ा थोड़ा तो जानकारी रहनी ही चाहिए ना। तो सबसे पहले लिखो संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश। पहला शासक लिखिए हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के विषय में इतनी ही बात याद रखिए कि हरिहर प्रथम ने विजयनगर की नींव रखी। एक लाइन लिख दो, विजयनगर की नींव रखी, विजयनगर की नींव रखी, विजयनगर की नींव रखी, स्थापना की, ठीक है। दूसरा बुक्का प्रथम, दूसरा शासक था बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम, ठीक है। बुक्का प्रथम में 2 बातें याद रखिएगा। एक, मुदगल का युद्ध लड़ा था जिसमें तोप का प्रयोग किया था। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और दूसरा, इसने इसे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन लिया था? बुक्का प्रथम। तो ये 2 कारणों से अब पूरे दक्षिण भारत पर नियंत्रण किया, ठीक है। तो मुख्यतः 2 कारणों से आपको इसको याद रखना है। किसको? बुक्का प्रथम को। तो लिखेंगे बुक्का प्रथम के समय में, बुक्का प्रथम में पहली बात लिखिएगा ना। तो लिखिए बुक्का प्रथम के विषय में पहली बात है कि बहमनी शासक से मुदगल का युद्ध लड़ा। मुदगल का युद्ध लड़ा। मुदगल स्थान का नाम है। मुदगल का किला दक्षिण भारत में बड़ा प्रसिद्ध किला है। मुदगल, मुअदकल लिख दे क्या? मुदगल का युद्ध लड़ा, लिख दे। कहती है जी सर। तो यस सर, आप कहिएगा जी, मैं कहूंगा मुदगल। कौन सा युद्ध है? मुदगल का युद्ध लड़ा। मुदगल का युद्ध लड़ा और तोप का प्रयोग किया। और लिखेंगे तोप का प्रयोग किया, तोप का प्रयोग किया। तोप का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तोप का। तीसरा यह जो भी है, कौन सा उपाधि लिया अभी बताए थे? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। तो लिख देंगे इन्होंने, किन्होंने? हाँ, इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली।
वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। बस अब आइए हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय तीसरा शासक है हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय में क्या याद रखना, एक ही चीज कि महाराज धीराज की उपाधि लेने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था, हरिहर द्वितीय। तो लिख देंगे पहला शासक जिसने महाराज धीराज की उपाधि ली, पहला शासक जिसने महाराज धीराज की उपाधि लिया, पहला शासक जिसने महाराज धीराज की उपाधि लिया, महाराज धीराज की उपाधि लिया, पहला शासक जिसने महाराज धीराज की उपाधि लिया। किसने लिया, किसने लिया, हरिहर द्वितीय ने लिया। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप इन बिंदुओं को भी याद रख सकते हैं। हरिहर द्वितीय के बाद सीधे अब हम आपको देवराय प्रथम में ले चले तो ज्यादा अच्छा है। तो लिखिए देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम में दो बातें, एक बातें हैं कि इसके समय में इटली का एक यात्री आया था। अच्छा, विजयनगर यात्रियों के लिए जाना जाता है, इसलिए कमीशन में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी पूरी संभावना होती है विजयनगर के समय में आने वाले यात्री। जैसे देवराय प्रथम के समय में आया था इटली का यात्री निकोलस कॉन्टी, देवराय द्वितीय के समय आया था फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक। इसी तरह से पायस वगैरह कृष्णदेव राय के समय आए और न्यूनीज अच्युत राय के समय आए। तो ये जो 5-6 यात्री हैं इनको याद करके रखना है। जैसे आप मुगल काल में शाहजहां के समय में यात्रियों को पढ़ा, अकबर के समय में भी रॉल फिच, मिल्टन हॉल, वहां से होते पीटर मुंडी, अकाल का चित्रण किया था नहीं, ट्रेवेनियर, बर्नियर, ये सब डिफरेंट जो यात्री आए वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुगलों के काल में सल्तनत में ऐसे कोई महत्वपूर्ण यात्री नहीं आए जिसकी हम परिचर्चा करते हैं या कहते हैं कि नहीं उसको भूलना नहीं है, लेकिन मुगल काल में जो भी यात्री आए उस पर हमेशा नजर रखिए, हमेशा उसको सब बताए हैं। लेकिन रिवीजन तो आप ही को करना है, रिवीजन तो मास्टर साहब नहीं कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। रिवीजन कॉपी तो आप ही को पढ़ना होगा। क्या मुस्कुराइए थोड़ा सा, आगे बैठ के इतना तनाव में मत रहिए। हाँ, अब जाके मुस्कुराए। आपको देखकर ऐसा लगता है कि कई वर्षों से आप जो है सो मुस्कुराए नहीं है, ठीक है। मुस्कुराइए थोड़ा सा, मुस्कुराने से सब कुछ संभव है, ठीक है कि नहीं। नहीं तो ध्यान में चले जाइए, प्रधानमंत्री की तरफ विवेकानंद रॉक में चले जाइए ध्यान में, और इसके बाद जब आइए तो परिणाम को जान लीजिए कि परिणाम क्या हुआ, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, वो भी जीके हो गया। छोटी छोटी परीक्षा में विवेकानंद रॉक मेमोरियल मैं लिखाता था, आदि बल्लूवर के विषय में मैं लिखाता था, और आदि बल्लूवर अब पूरा देश उसको देख रहा है। अच्छा है प्रधानमंत्री जी इसी तरह से बीच बीच में जाते रहे तो लोगों का सामान्य ज्ञान भी अच्छा हो जाएगा। लक्षद्वीप गए तो सब लक्षद्वीप के विषय में जानने लगा, लक्षद्वीप कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या क्या है, वहां की सोसाइटी से लेकर इकोनॉमी तक लोग जानने लगे। जो प्रबुद्ध लोग थे लक्षद्वीप के विषय में समझ गए। तो प्रधानमंत्री जी इसी तरह से एक बार हमारे आइए ना हमारे बिहार में, वो नहीं है गाना भी है, स्लोगन भी है कि आइए ना हमारे बिहार में। तो हमारे बिहार में भी आकर के कहीं पर गुफा उफा में, बहुत गुफा है, सप्तकर्णी गुफा है हमारे यहाँ जो वैशाली में, और सप्तकर्णी गुफा में ही गौतम बुद्ध का नहीं, बौद्ध धर्म का सम्मेलन हुआ था। राजगीर के बाद जो है सो वैशाली में इसका सम्मेलन हुआ था। तो जो गुफा वगैरह है, एक दिन हमारे यहाँ भी गुफा में आ जाइए तो पूरा इंटरनेशनल मार्केटाइजेशन हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा होगा। उस गुफा के आसपास जो है उसका विकास हो जाएगा।
एक बार प्रधानमंत्री जी कहीं चले गए, अब तो पहले लोग कहते थे कि अमिताभ को बुला लो सारा कष्ट दूर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ब्रांड मिस्टर अमिताभ। अब तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को बुला लो सारा चीज खत्म, सारी उस क्षेत्र की समस्याएं खत्म हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो फिलहाल। देखते हो दरभंगा में आए, चले गए घोषणा करके, अगले 5 साल के बाद तो फिर याद दिलाया जाएगा ना। लोकतंत्र की यही ब्यूटी है कि यदि भुला गए, कहे थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय देंगे तो देंगे ना, कहे थे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देंगे तो देंगे ना, जो कहे थे वो देंगे। वो कभी नहीं कहे हैं कि हम 30 लाख को नौकरी देंगे, बात समझे उन्होंने। लेकिन यह जरूर कहा है कि करोड़ों दीदियों को हम लखपति दीदी बना देंगे, ये जरूर कहा है उन्होंने। जरूर कहा है कि भारत का जो इकोनॉमी है उसको हम वेल डेवलप्ड कर देंगे, जो कहा है वो कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई। और अभी कोई मीडिया चैनल कह भी रहा था कि अपने घोषणा पत्र का सबसे ज्यादा यदि फॉलो अप करता है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कि जो घोषणा पत्र में है, यदि इन्होंने 30 लाख कहा था तो यह भी हो सकता था कह देते हम 40 लाख। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन ऐसा कहा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हो ही नहीं सकती है। जब डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, महंगाई कभी कम नहीं हो सकती है, कभी भी। अब हम कहेंगे कि ये चाय जो है जो 10 रुपए मिलती है, क्या ये 4 आने में मिल सकती है? अब कभी सब पॉसिबल है? तुमको जो 70,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, +2 के बाद 60,000 रुपया मिलता है, पहले 60 रुपया मिलता था, तो ले चलिए 60 रुपए के युग में पहले कितना मिलता था? मास्टर साहब लोगों को 50 रुपया मिलता था। हमारे फादर गजेटेड ऑफिसर थे तो 75 रुपया मिलता था, 70 रुपया, ठीक है। उस समय घी का दाम था 1 रुपये किलो। अभी 1 रुपया दोगे, ये जाएगी 1 रुपया का घी लाओ, कहीं डब्बा देख ली जाओ, 5 रुपया से कम में सुंघाएगा नहीं उसको, 10 रुपए से कम में तो थोड़ा सा देगा नहीं कि लो थोड़ा सा चटाक ले लो, क्या? क्योंकि घी की दाम है 800 रुपये किलो। वो तो स्वाभाविक है, ठीक है। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी कांग्रेस की सरकार यदि आएगी तो एक योजना चलेगी, महालक्ष्मी योजना। 8,500 रुपया आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, देखिए 8,500 रुपया जो बीपीएल के नीचे जो महिला है उनको दी जाएगी। ये योजना याद रखिए। जो परिचर्चा मैं करूं हास्य में जरूर रहता है, लेकिन गंभीर बात उसमें छुपा होता है। उस योजना का नाम याद रखिए, लखपति दीदी जैसे कह दिए, ठीक है, महालक्ष्मी योजना कह दिए। ये सब योजना कमिंग ईयर में कमीशन जरूर पूछेगा, ठीक है कि नहीं। तो उसमें 8,500 रुपया पीपीएल के नीचे दिए जाएंगे प्रति महीना एक महिला को। सर महिला यदि 2 ठो हुई परिवार में तो, 3 गो गोतनी दियादनी है तो, अब वो सब हम उतना नहीं समझ रहे हैं। अभी हमने जो सुना है उसका कोई हमारे पास ब्राउजर भी नहीं आया है पूरी तरह से। जब योजना शुरू होगी तब ना ब्राउजर आता है कि इस योजना की पात्रता क्या होगी। लेकिन मोटे तौर पे पात्रता जो उन्होंने विभिन्न रैलियों में कहा है कि बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों को, महिलाओं को, लोगों को नहीं, हम 8,500 रुपया देंगे। 8,500 रुपया समझ रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविका को कुछ दिन पहले तक दिया जाता था, और केंद्र आशा कार्यकर्ता लोगों को उतना काम करती है। यदि ग्रामीण स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने का किसी को श्रेय है तो आशा कार्यकर्ता को है। आंगनवाड़ी सेविका की तुलना में उसके कार्य बेहतर है, और उसके योगदान को सभी लोग स्वीकार करते हैं, विशेषकर गरीब स्तर पे जो लोग निवास करते होंगे, उसका तनख्वाह बेहतर रहना चाहिए। हमने भी अपने प्रशासनिक जीवन में यदि कुछ बिंदु को कुछ पद को देखा, छोटे से ही पद है, बहुत छोटा पद है, पद ही नहीं है वो, लेकिन उसका योगदान कई बार कई बीडीओ से भी ज्यादा होता है जो प्रखंड स्तर पे काम करते हैं, विभिन्न सारी योजनाओं को लेकर बैठे रहते हैं। उनकी तुलना में उसका योगदान अधिक है, जो 100-200 महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग कर देती है। आगे लिखिए, आगे कहां थे हम लोग? ज्यादा चिंता मत करो, इधर आ जाओ। देश की चिंता करने के लिए राहुल जी है ना, ठीक है कि नहीं, आ रहे हैं, ठीक है। आगे लिखो। हाँ, कहां थे हम लोग? सर वो जो 30 लाख रहेगा, और ये जो टीचर वाला सर, ये जो बिहार बीपीएससी जो 1,500 निकल, इस सबको अलग करके रहेगा। महाबुरबा को केंद्र का बात है, ये तुम लोग राज्य का बात कर रहा है, राज्य में तो अलग से रहेगा। आगे लिखो। मतलब नौकरी का बाहर है, बात समझ गए आगे कि नहीं आगे? इसलिए इस समय यदि 1-2 साल में नौकरी नहीं मिला तो फिर
नौकरी के दरवाजे समझ जाओ कि कुछ वर्षों के लिए, हालांकि सब सारी प्रक्रिया में साल 2 साल 3 साल लग ही जाएगा। आगे लिखिएगा, कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे बिंदु पे थे हम लोग, थे हाँ देवराय प्रथम में। तो लिखो, देवराय प्रथम के समय में इटली का यात्री निकोलस कॉन्टी भारत आए। निकोलस कॉन्टी भारत आए। इटली का यात्री निकोलस कॉन्टी भारत आए। निकोलस कॉन्टी भारत आए और तुंगभद्रा नदी पे बांध बनाया गया। एवं पॉइंट नंबर 2, इनके समय में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया। इन्हीं के दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास के रचनाकार, हरविलास एक पुस्तक, बड़ी चर्चित पुस्तक थी, हरविलास के रचनाकार क्या नाम था? वेरी गुड, श्रीनाथ। हरविलास के रचनाकार 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 श्रीनाथ रहा करते थे। टिक लगा लो इस पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। श्रीनाथ रहा करते थे। और एक और लिख देना, पहली बार मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। इसी से ने पॉइंट करके लिखो, अभी तक लिखना भी नहीं जानते। पहली बार मुसलमानों को सेना में भर्ती किया गया। पहली बार मुसलमानों को सेना में भर्ती किया गया। मुसलमानों को सेना में भर्ती किया गया। खत्म। तो देवराय प्रथम के विषय में 4 बातें कौन कौन सी है? देवराय प्रथम के समय में 4 बातें। पहली बात क्या? कि निकोलस कॉन्टी। दूसरी बात थी हरिद्रा नदी या तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। तीसरी बात, श्रीनाथ इसके दरबार में रहते थे जो हरविलास के रचनाकार थे, एकदम रट लो। और चौथी बात कि मुसलमानों को पहली बार सेना में भर्ती किया गया। तो ये 4 बातें देवराय प्रथम से संबंधित है। लेकिन फिर बता दें कि निकोलस कॉन्टी को नहीं भूलना, और सब भुला जाओ। हालांकि कमीशन में किसी बात को मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप भुला जाइए। जो मैं पढ़ा दिया हूं, जो समझा दिया हूं और जो लिखा दिया हूं, वो तो एकदम कंठाग्र रहना चाहिए। लेकिन फिर भी दिमाग कम हो तो सने सने ही याद होता है। तो सने सने याद करना हो तो सबसे पहले निकोलस कॉन्टी याद कीजिए, ठीक है कि नहीं? निकोलस कॉन्टी 4 यात्री देगा और 4 इधर शासक देगा, आपको चुनना होगा। तो निकोलस कॉन्टी, देवराय प्रथम, निकोलस कॉन्टी। तो आशा है याद हो गया होगा। और जो रही सही बातें हैं वो तो इकबाल साहब घर पे जाकर तलथी मार करके, लुंगी उंगी पहन करके अब बैठ करके पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं? वो तो पढ़ना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है? आगे लिखो, तलथी मार के नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा? घर पे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? कल हमारे एक मित्र बड़े अधिकारी हैं, तो हमारी भेंट हुई, तो बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, ठीक है कि नहीं? हम कहे कि टीचर बनने के पीछे की कहानी तो आप जान ही रहे। साथ ही हम लोग संघर्ष यात्रा शुरू किए थे। पुस्तक काफी पढ़े, और जब पुस्तक काफी पढ़िएगा ना तो आप अच्छे विद्यार्थी भी हो सकते हैं, अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, और सब कुछ अच्छे हो सकते हैं। आज का विद्यार्थी, वही कह रहे थे कि आज का विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है कि नहीं? जबकि किताब पढ़ने की आदत रखिए। जब कमीशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो थोड़ा किताब पढ़िए, ठीक है? भले ही तथ्य के स्तर पर क्लास के बाद आपको कुछ न मिलेगा,
लेकिन किताब हमेशा कहता हूं किताब किताब होता है। ये कभी नहीं कहता हूं कि कमीशन में किताब नहीं पढ़ी। कभी बजरंगी तुम तो जुड़े भी हो, ठीक है, कई वर्षों से और देखे ही हो। कभी मैं नहीं कहा हूं किसी को भी नहीं कि किताब नहीं पढ़िए, पेपर नहीं पढ़िए। ये मस्ट है आपको कमीशन के लिए, ठीक है। आगे लिखिए, कहां थे हम लोग? देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। अरे वो पिछले बार ही बीपीएससी पास कर जाता, लेकिन भाग गया, हमारे डर से भाग गया। उसको लगा कि हम बहुत तेज हो गए हैं अब। कितना बार कहे कि बाप से, मास्टर से, इस सबसे, बॉस से कभी मत उड़ो। जो तुम जिस संस्था में काम करते हो उसका तुम्हारा जो हेड होगा, तुम्हारे घर का जो बाप होगा, घर का बाप नहीं होता है, बाप तो मतलब तुम्हारा होता है, और क्लास का मास्टर जो होगा उससे कभी मत उड़ो, ठीक है कि नहीं। ये तीन जो है हमेशा कुछ भी रहेगा तो तुमसे हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। और तीनों यदि चाहेगा तो तुम्हारा निर्माण भी कर देगा, तुम्हारा विध्वंस भी कर देगा, ठीक है। बाप को जब ताप आ जाएगा, बाप का ताप समझते हो, टेम्परेचर जब आ जाएगा तो एक साथ 4-5 खेल खेलेगा, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। नहीं, पहले के समय बाप कितना पिटता था। पुराना विद्यार्थी इसमें कुछ होगा 30-32 साल का, तो उसको बाप का अनुभव होगा, बड़ा पीड़ादायक अनुभव होगा। और आजकल तो सबसे फेवरेट किसी बच्चे का बाप ही होता है। पापा ही सबसे अच्छे दोस्त है मेरे, ठीक है कि नहीं। पापा तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। अब बाप भी निहाल रहता है, हाँ, बेटा कह रहा है कि बाप कुछ समझता ही नहीं है हमको छोड़ करके, ठीक है कि नहीं। हम उसी समय उसका गर्मी हुआ भूत उतार देंगे कि क्या नहीं समझते, सो पहले बता दो, पहले भूत उतारेंगे, इसके बाद हम पूछेंगे। आगे लिखो। हाँ, हम ट्रेडिशनल हैं, हम वो आपको आधुनिक तो है ही, लेकिन परंपरा में पूरी तरह हम विश्वास करते हैं। आगे लिखिए, कहा थे हम लोग? तो देवराय द्वितीय में आइए, तो लिखिए देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। गज बेटकर की उपाधि लिया, गज बेटकर, कुछ चल रहा है, गज बेटकर की उपाधि लिया, तार जलता रहता है। गज बेटकर की उपाधि लिया, गज बेटकर की उपाधि लिया, कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए। गज बेटकर की उपाधि लिया, गज बेटकर, गज बेटकर का मतलब समझते हैं ना। गज मतलब होता है हाथी, अब बेटकर मतलब होता है शिकारी, हाथी का शिकारी। तो गज बेटकर की उपाधि लिया। दूसरा, इसके दरबार में फारस का यात्री, वो 1420 में आया था, ये 1422 में आया था। इसके समय में फारस का यात्री, फारस का यात्री, फारस का यात्री कौन? अब्दुल लज्जाक आए, अब्दुल लज्जाक आए, ठीक है, अब्दुल लज्जाक आए, और मुसलमानों को सेना में तीरंदाजी के रूप में भर्ती कराया, और मुसलमानों को सेना में तीरंदाजी के रूप में भर्ती कराया, तीरंदाज के रूप में, मुसलमानों को सेना में तीरंदाजी के रूप में भर्ती कराया, ठीक है, तीरंदाज के रूप में भर्ती कराया। चौथा पॉइंट या तीसरा पॉइंट, लास्ट, इसने एक किताब लिखा था, संस्कृत ग्रंथ, क्या नाम था? महानाटक सुधा निधि, और ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखा था। लेकिन ब्रह्मसूत्र पे भाष्य छोड़ भी दोगे तो काम तमाम है, परंतु महानाटक सुधा निधि नहीं भूलना है, लिखेंगे इन्होंने। अब ऐसा नहीं परीक्षा में पूछेगा कि महानाटक सुधा निधि किसने लिखा, तो खोजोगे इन्होंने। सर आप जो लिखाए थे इन्होंने, वो तो विकल्प में था ही नहीं, ठीक है कि नहीं। माथा पकड़ लेंगे, जैसे आज हमने पकड़ लिया, एक लड़के को लिखाया। आप लोग को भी संविधान शुरू होगा तो बताएंगे एक बार पुनः कि अब पढ़ाई में है, कई लोग को जानकारी है ही कि संविधान सभा जब भंग हुआ तो कौन सी संस्था बना? अंतरिम संसद।
आज संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। तो अंतरिम संसद का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1900, ठीक है कि नहीं? हमने एक लड़के से पूछा कि अच्छा बताओ जी अंतरिम संसद कब बना, ठीक है कि नहीं? तो अंतरिम संसद कहा कि सर कहां बताए हमके, महाभोलू है। ठीक उसी तरह से भोदू है, जैसे रामानंद के 12 शिष्य, कबीर उसमें सबसे प्रमुख। कबीर के गुरु का नाम कहां है? खोज रहा है, नहीं मिल रहा है। किताब में, कॉपी में कहीं लिखा ही हुआ नहीं है कबीर का गुरु का क्या नाम है, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ है कि रामानंद के 12 शिष्य हैं। उन 12 शिष्य विभिन्न जाति के थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कबीर थे। तो कहां लिखा हुआ कबीर के गुरु का नाम? वो तो निकालना पड़ेगा ना कि कबीर का गुरु का क्या नाम है। आशा है समझ गए होगे। इसलिए इतना भोदू ना बन जाओ कि उपमा बन जाओ कि फिर मैं दूसरे क्लास में तुम लोग के विषय में बताने लगूं कि बीपीएससी के हमारे छात्र लोग किस स्तर के हैं, सो जा समझो, ठीक है कि नहीं? तो महानाटक सुधा निधि किसने लिखा? देवराय द्वितीय ने लिखा। तो लिखिए महानाटक, इन्होंने महानाटक सुधा निधि लिखा, क्योंकि लोग याद करेगी इन्होंने 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 इन्होंने। अब मूल बात गायब है, महानाटक सुधा निधि गायब है। इन्होंने 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 महानाटक सुधा निधि लिखा। किसने लिखा? जा जा, तो जा नहीं, देवराय द्वितीय ने, देवराय द्वितीय ने। आशा है समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं? इस तरह से संगम वंश समाप्त हुए। अब आइए सुलूभ वंश। सुलूभ हो गया, संगम खत्म। इतना याद रह जाए तो कहां से कहां रहिएगा। सुलूभ वंश में एक ही लाइन लिखना है। संस्थापक कौन थे? नरसिंह। लिख देंगे नरसिंह संस्थापक थे, नरसिंह संस्थापक थे, नरसिंह संस्थापक थे। खत्म। हाँ ये ठीक है सर, ये ए ग्रेड का वंश था सर, ऐसा ही वंश सब सर पढ़ा दीजिए सर। अब लिखो तीसरा वंश, तुलुब वंश। तुलुब वंश भी बताए थे ना कि 4 वंश है, संगम, सुलुभ, तुलुब। तुलुब के संस्थापक थे वीर नरसिंह। लिख लो संस्थापक वीर नरसिंह थे। संस्थापक वीर नरसिंह थे, संस्थापक वीर नरसिंह, वीर नरसिंह थे, संस्थापक वीर नरसिंह थे, संस्थापक वीर नरसिंह थे। नेक्स्ट, इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय थे, जो निम्नलिखित कारणों से जाने जाते हैं, जो निम्नलिखित कारणों से इतिहास में जाने जाते हैं। कृष्णदेव राय थे जो निम्नलिखित कारणों से इतिहास में जाने जाते हैं। निम्नलिखित कारणों से इतिहास में जाने जाते हैं। पहला है इनका कुछ उपाधि था, जैसे आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ये सब किसको कहा गया? ये सब कृष्णदेव राय को कहा गया। तो लिखेंगे पहला है इन्हें, फिर समझे ना, इन्हें किन्हें? हाँ इन्हें आंध्र भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, अभिनव भोज, इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, आंध्र पितामह। तो आंध्र भोज और अभिनव भोज और आंध्र पितामह,
आंध्र पितामह की उपाधि मिली या उपाधि लिया, उपाधि लिया, उपाधि लिया। इन्होंने तेलुगु में अमुक्त मल्याद, अमुक्त मल्याद इन्होंने किसने, केडी राय ने, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में कौन सा किताब लिखा? तेलुगु में लिखा अमुक्त मल्याद, अमुक्त मल्याद। और संस्कृत में लिखा, ये तेलुगु में लिखा था, और संस्कृत में लिखा SNK। बचपन में लिखते होंगे ना संस्कृत के विषय में, नहीं, संस्कृत में कौन सी किताब लिखा? जाम्बती कल्याणम, जाम्बती कल्याणम, कल्याणम, जाम्बती कल्याणम लिखा। किसने, किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने। ये दोनों किताब भूलिएगा नहीं, ये पॉलिटिकल किताब थी, ये राजनीतिक किताब है अमुक्त मल्याद। चलिए अब तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु है कि इसके समय में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहते हैं इसको। जैसे संस्कृत साहित्य का क्लासिकल युग कौन सा था बताओ? यदि पूछेगा इतिहास में संस्कृत साहित्य का क्लासिकल युग कौन सा था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुप्त पीरियड। ठीक है, गुप्त वंश जो था वह क्लासिकल एज था। कालिदास ने कई रचनाओं का निर्माण किया जिसे भारत का शेक्सपियर कहा गया। शूद्रक का मृच्छकटिकम, बादशाहन का कामसूत्र, सब संस्कृत में लिखित किताब है। ढेर सारी किताबें हैं, सब लिखे। पालकाप का हस्तायुर्वेद, लेकिन सिर्फ लिखे, उसको याद लगता है नहीं किया है, या उसको समझे नहीं है कि एक ही आदमी ने बोला कि संस्कृत का क्लासिकल युग कौन सा है, तो क्लासिकल युग गुप्त वंश है। ठीक उसी तरह से तेलुगु का क्लासिकल युग कौन सा है? कृष्णदेव राय का पीरियड। और इसके काल में 8 तेलुगु के कवि रहा करते थे। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण थे पेद्दन, जिन्होंने मनु चरित्र लिखा था, और दूसरे थे तेनालीराम। तेनालीराम के किस्से बचपन में बहुत पढ़े होंगे, यदि थोड़ा बहुत बचपन अच्छे ढंग से बीता होगा तो। यदि बचपन अच्छे ढंग से नहीं बीता होगा तो तेनालीराम के किस्से नहीं पढ़े होंगे। और तेनालीराम ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पांडुरंग महामतम। तो इस दोनों को ध्यान में रखिए। फिलहाल तो आपको यह याद रखना है कि अष्ट दिग्गज एक दिन लिखाए थे, और भी अष्ट प्रधान, अष्ट छाप, अष्ट दिग्गज। अष्ट छाप वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों को कहा गया। अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा गया अष्ट प्रधान। और अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवियों के समूह को कहा गया जो कृष्णदेव राय के समय में थे। ये तीनों अष्ट को भूलना नहीं है। देखिए आगे अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि इनके समय में तेलुगु भाषा तेलुगु क्लासिकल युग के रूप में जानी जाती है, या तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग जाना जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग जाना जाता है। इस कड़ी में 8 दिग्गज, इस कड़ी में 8 दिग्गज, इस कड़ी में 8 दिग्गज, 8 दिग्गज, इस कड़ी में 8 दिग्गज तेलुगु साहित्य के उल्लेखनीय हैं। तेलुगु साहित्य के उल्लेखनीय है। पहला लिख लो, पहला लिख लीजिए, पेद्दन मनुचरित्र। पेद्दन मनुचरित्र। पेद्दन ने क्या लिखा?
मनुचरित्र लिखा। पेद्दन ने क्या लिखा? मनुचरित्र लिखा। पेद्दन मनुचरित्र। पेद्दन लिखो ना, पेद्दन। पेद्दन लिखना नहीं जानते? पेद्दन, पेद्दन मनुचरित्र लिखा। तेनालीराम पांडुरंग, तेनालीराम ने पांडुरंग लिखा। तेनालीराम ने पांडुरंग लिखा। पांडुरंग लिखा, लिखो ना पांडुरंग। महात्मन लिखा। तुम पांडुरंग ही याद कर लो ना, इसके बाद तुम बना ही लोगे। पांडुरंग नामक पुस्तक लिखी। पांडुरंग नामक पुस्तक लिखी। किसने? किसने? तेनालीराम ने लिखी। अच्छे से उसको याद करो घर पे बैठ करके। खत्म। अब कृष्णदेव राय के समय के 8 दिग्गज और उसकी उपलब्धियों से अलग हटकर हम पढ़ना चाहेंगे, और वह है कि कृष्णदेव राय ने नागलपुर शहर की नींव रखी थी। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर बनाया, जिसमें जब आप प्रवेश कीजिएगा तो 56 संगीत गूंजता है। मैंने उस मंदिर का बनावट ऐसा है कि पूरा मंदिर संगीत से गूंजता रहता है। ये अपने आप में बड़ा भव्य अनुभूति होगा कि जब आप उस मंदिर में प्रवेश कीजिएगा तो। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। ठीक है, मूल यह है कि जो अभी मैंने आपको बताया लिखेंगे। इन्होंने नागलपुर, नागलपुर, इन्होंने नागलपुर, इन्होंने नागलपुर शहर की नींव डाली। नागलपुर शहर की नींव डाली और नागलपुर शहर की नींव डाली। अब ब्रैकेट में लिख दो माता के स्मृति में। मां का नाम था नागला देवी। माता की स्मृति में। ठीक है, ये और हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, हजारा मंदिर एवं विठल स्वामी के मंदिर। हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर। विठल स्वामी का मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण कराया। विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया। विठल स्वामी के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 56 संगीत। 56 संगीत गूंजता है। 56 संगीत गूंजता है इसके सब इस मंदिर में। फिर लिखिएगा पुर्तगालियों से बेहतर संबंध थे। नेक्स्ट पॉइंट, केडी राय का पुर्तगालियों से बेहतर मैत्रीपूर्ण संबंध थे। केडी राय का पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मैत्रीपूर्ण संबंध थे, बस। ठीक है, और गोलकुंडा के शासक के साथ युद्ध लड़ा था। छोड़ दो ना, कितना चीज लिखोगे। कृष्णदेव राय पूछेगा तो इससे ज्यादा वो पूछेगा ही नहीं। पुर्तगाली। पेद्दन, पेद्दन को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तेलुगु भाषा का आंध्र पितामह कौन? पेद्दन। पेद्दन मनुचरित्र, किसी भी स्थिति में पेद्दन को भूलना ही नहीं है। इसी क्रम में नागलपुर शहर अपनी माता के स्मृति में। और पिछले वर्ष झारखंड पीसीएस भी पूछा था कि नागलपुर शहर किसने बसाया था, तो कृष्णदेव राय ने। साथ में यह भी अपनी माता का नाम ही नागला देवी था, तो उनके अपने माता के कभी कभी इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे पिता के नाम पर, पिता के स्मृति में संगम वंश की नींव रखी गई थी। अब माता के नाम पे नागलपुर शहर बसा था, तो थोड़ा सा जानकारी चाहिए, बस हो गया, खत्म हो जाएगी बातें।
और इसी क्रम में हमने बताया कि विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर और स्वयं जो उन्होंने संस्कृत में जाम्बती कल्याणम उषा परिणय और तेलुगु में जो मुक्त मल्याद नामक पॉलिटिकल किताब लिखी, वो सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं। याद रखिएगा केडी राय समाप्त हुए। केडी राय का शासन 1509 से 1529 तक था और ये बाबर के समकालीन थे, तो स्वाभाविक है कि बाबर ने अपनी रचनाओं में इसे सबसे शक्तिशाली शासक कहा। तो उसका अवधि लिख देंगे 1509 से 1529 तक था शासनकाल। केडी राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक था। 1509 से 1529 तक था। चलिए 1509 से 1529 तक था। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी केडी राय समाप्त हो गई। लेकिन इसी क्रम में इस वंश का अंतिम शासक की कड़ी में अच्युत राय और उसका सेनापति था अच्युत राय नहीं, सदाशिव राय, और उसका सेनापति था राम राय, जिसने 1565 के तालीकोटा के मैदान में दक्षिण भारत के 5 में से 4 शासक के विरुद्ध उसके समूह के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 5वां जो था, 5 बहमनी वंश जब टूटा था तो 5 वंश में टूटा था कालांतर में। उसे 5वां बराड़ ने हिस्सा नहीं लिया था और अली आदिल शाह के नेतृत्व में वो चारों समूह ने विजयनगर के शासकों को पराजित किया था, क्योंकि अलग अलग जब लड़ता था तो पराजित हो जाता था। इसीलिए चारों शासक ने, चूंकि ये हिंदू राज था वो मुसलमान था, तो सब इकट्ठे हुए हैं और इस वंश की समाप्ति की दिशा में प्रयास किए। लेकिन यह वंश समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद भी नए वंश के रूप में अरबिड्डू वंश की स्थापना हुई। यही इतिहास है जिसे ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा इतिहास को इतिहास की नजरों से ही देखना है। ठीक है, आगे लिखिएगा, क्या लिखे? हाँ लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव थे। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव थे। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव थे, जिनके समय में बन्नी हट्टी या राक्षस टांगरी, बन्नी हट्टी या राक्षस टांगरी या तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व राम राय ने किया, जिसका नेतृत्व विजयनगर की तरफ से विजयनगर की तरफ से जिसका नेतृत्व विजयनगर की तरफ से किसने किया? ठीक है, विजयनगर की तरफ से किसने किया? राम राय ने किया। यह युद्ध दक्षिण भारत के 4 बहमनी वंश ने विजयनगर के विरुद्ध लड़ा था। विजयनगर के विरुद्ध लड़ा। किसके विरुद्ध लड़ा? विजयनगर के विरुद्ध लड़ा। इसमें बराड़ सम्मिलित नहीं था। एक लाइन लिख देंगे, इसमें बराड़ सम्मिलित नहीं था। इसमें बराड़ सम्मिलित नहीं थे।
इसमें बरार सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, चलिए, बरार सम्मिलित नहीं थे। अंतिम वंश अरबिड्डू वंश था। लिखिएगा अंतिम वंश, अंतिम वंश, अंतिम वंश अरबिड्डू वंश था, जिसका अंतिम शासक, जिसका अंतिम शासक कौन थे? वेंकट द्वितीय। जिसके अंतिम शासक वेंकट द्वितीय थे, जिसका अंतिम शासक वेंकट द्वितीय थे। कालांतर में इसे ही हटाकर, कालांतर में इसे ही हटाकर, कालांतर में इसे ही हटाकर, इसे ही हटाकर, कालांतर में इसे ही हटाकर वाडियार वंश की नींव रखी गई। वाडियार वंश की नींव रखी गई। वाडियार वंश की नींव रखी गई। कालांतर में इसे ही हटाकर वाडियार वंश की नींव रखी गई। किसे? वेंकट द्वितीय। अंतिम शासक कौन था? वेंकट द्वितीय थे। और इसको हटाकर क्या रखा गया? कौन सा वंश? वाडियार। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से विजयनगर समाप्त हो गया। जो भी प्रश्न रहेंगे इसी में से रहेंगे, और ईश्वर के लिए आप इसे याद कर लीजिए। विजयनगर के विषय में एक एक दो दो लाइन पढ़ना है। कहां? तीसरा भाग है अर्थव्यवस्था, सोसाइटी और प्रशासन। तो लिखेंगे भाग 2, विजयनगर की अर्थव्यवस्था। विजयनगर की अर्थव्यवस्था, विजयनगर की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। 3 ही 4 बातें। सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत था भू राजस्व, जिसे क्या कहते थे? शिष्ट। जिसे क्या कहते थे? शिष्ट। और जो धर्मशास्त्र के अनुसार कितना लिए जाते थे? 1/6। 1/6। तो लिख लीजिए, भू राजस्व मुख्य स्रोत था, जिसे शिष्ट कहते थे, जिसे शिष्ट कहते थे, जिसे शिष्ट कहते थे। ठीक है, जिसे शिष्ट कहते थे, शिष्ट कहते थे, जो 1/6 लिए जाते थे। ध्यान रखिएगा, जो 1/6 लिए जाते थे। किसका 1/6? उत्पादन का। किसका 1/6 लिए जाते थे? उत्पादन का। किसका 1/6 लिए जाते थे? उत्पादन का। उत्पादन का 1/6 लिए जाते थे। ओके, 1/6 लिए जाते थे। इसके अलावा 2 बातें और याद रखना है इसमें। इसकी मुद्रा, व्यापार बेकार वही सब तो है ही। मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। बराह, फनम, परादो, यह इस काल की मुद्रा थी। तो लिखेंगे विजयनगर के काल की मुख्य मुद्रा बाराह। बाराह सबसे बड़ी मुद्रा बाराह थी। बाराह 52 ग्रेन का था। ये क्या 52 ग्रेन का क्या था? बाराह मुद्रा सोने का था। दूसरा था फनम, और तीसरा था परादो। फनम, बाराह, फनम, परादो। बाराह, फनम, परादो। बाराह, फनम, परादो, बस। और एक था
विवाह कर लिए जाते थे, विवाह कर लिए जाते थे। तो विवाह कर इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा वंश था? इतना इतिहास पढ़े हैं आप लोग, पहला दिन से कि इतिहास क्या है वहां से पढ़ना शुरू किया। कहीं पढ़े कि विवाह कर कौन लेता था? तो विवाह कर लेने वाला पहला वंश कौन था? विजयनगर, कृष्णदेव राय, इसको याद रखिएगा। अब आइए प्रशासन। प्रशासन, प्रशासन में क्या याद रखना है? प्रशासन में याद रखना है कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, केंद्रीकृत प्रशासन था। क्या यहां बताने की जरूरत है कि केंद्रीकृत प्रशासन क्या होता है? ऐसा प्रशासन जो ऊपर से नीचे की ओर निर्णय की प्रक्रिया चलती है उसको हम केंद्रीकृत प्रशासन कहते हैं। सब लिखा हुआ है, समझा हुआ है। अब कोई आज पहला दिन कहीं से टपक के आ गए होंगे तो ये अलग चीज है, ठीक है, लेकिन पूर्व के दिनों में सारी चीज मैंने समझा दी थी। दूसरा, प्रशासन में दो ही बिंदु है जो किसी भी अन्य वंश में नहीं देखेगा, और वो था आयंगर और नायंगर व्यवस्था। ग्रामीण स्तर पे कौन सी व्यवस्था थी? आयंगर। तो आयंगर और नायंगर व्यवस्था ये था ग्रामीण स्तर पर, जिसमें 12 अधिकारी होते थे। और दूसरी थी नायंगर व्यवस्था। नायंगर व्यवस्था, इस दोनों को याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि आयंगर और नायंगर व्यवस्था किसके समय था? तो विजयनगर के समय में। विजयनगर के समय में ग्रामीण प्रशासन किसकी देखरेख में कौन सी व्यवस्था के तहत चलता था? तो आयंगर व्यवस्था के तहत। तो लिख लो आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था। चलिए अब लास्ट में आता है सामाजिक और सांस्कृतिक, जो सब पढ़ चुके हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? अभी नहीं पढ़े थे? सांस्कृतिक में तो सब पढ़ लिया। हजारा का मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर, तेलुगु साहित्य, नहीं 8 दिग्गज, सब क्या है? सांस्कृतिक पक्ष तो है। और सामाजिक में क्या पढ़े? सामाजिक में पढ़े कि विवाह कर लिए जाते थे, विधवाओं का विवाह कर मुक्त था। इसका मतलब विधवाओं पे बेहतर ध्यान था। स्त्री अंगरक्षिका के रूप में थी, तो स्त्रियों को नौकरी में बढ़ियता थी। 2 ही वंश था जहां स्त्री अंगरक्षिका में थी। बताओ कौन से 2 वंश थे? पढ़े हैं? वेरी गुड। एक मौर्य वंश था और दूसरा विजयनगर। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, एक दिन हमने YouTube लाइव पे क्वेश्चन, आज YouTube लाइव पर परीक्षा वो भी है, कक्षा भी है। इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है बेसिक, उसके बाद उसमें थोड़ा सा एडवांस करेंगे। 2-3 कक्षा में इकोनॉमिक्स को एक मोटे तौर पर इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, पिछले दिन 50 किए थे, लेकिन बहुत गर्मी थी, 80 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया था। और गर्मी का यह आलम था कि पसीना से पूरा, आज की गर्मी थोड़ी सी बर्दाश्त करने हो गए, फिर भी मैंने टाइम को 2:30 बजे से बढ़ा दिया कि 3:45 तक आप आइए, चूंकि अभी सुरक्षित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की पढ़ने की तुलना में, ठीक है कि नहीं? इसीलिए आप थोड़ा सा ठंडा हवा में आए होंगे, जाइएगा तो ठंडा ही ठंडा रहेगा, तो ध्यान रखिए। तो क्या लिखे? हम लोग पढ़े? जी जी वो सब तो हो गया। आप सामाजिक सांस्कृतिक लिख लो ना। सामाजिक सांस्कृतिक में लिखिए वर्ण और जाति का प्रभाव था। वर्ण और जाति का प्रभाव था। वर्ण और जाति, वर्ण और जाति का प्रभाव था। स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी। 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 और दास और सती प्रथा प्रचलित थी। दास और सती प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर के काल में दास और सती प्रथा प्रचलित थी।
दास और सती प्रथा प्रचलित थी। दास और सती प्रथा प्रचलित थी। दासों के क्रय विक्रय को बेसवक कहा जाता था। दासों के क्रय विक्रय को बेसवग कहा जाता था। दासों के क्रय विक्रय को बेसवग कहा जाता था। बेसवग वो लिख दिए थे, स्त्री अंगरक्षिका के रूप में रहती थी। वहां एक लाइन लिख देना। मौर्य के बाद विजयनगर में ही, स्त्री इतनी सम्मानजनक स्थिति में थी। मौर्य के बाद विजयनगर में ही, मौर्य के बाद विजयनगर में ही स्त्री अंगरक्षिका का उल्लेख मिलता है। 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 ठीक है, मतलब स्त्री को ज्यादा योग्य समझा गया। पुरुषों की तुलना में पुरुष ज्यादा षड्यंत्रकारी भ्रष्ट होता है, स्त्रियां कम षड्यंत्रकारी होती है। लेकिन सीरियल जो आजकल चलता है, टीवी सीरियल, उसमें स्त्री को बहुत षड्यंत्रकारी दिखाया गया है। नहीं, देख करके लगता है कि स्त्री का चेहरा कितना भयानक है। उस सीरियल के माध्यम से दो चार अच्छा सीरियल, इस टाइप का षड्यंत्रकारी सीरियल देख लीजिएगा तो स्त्री को देख करके भय उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हालांकि स्त्रियां भ्रष्टाचार कम करती हैं, संवेदनशील अधिक होती हैं, सहिष्णुता अधिक होती है, स्त्री का गुण है ये सब। ठीक है, आशा है कि जागृत भवा बच्चा, जागृत भवा। ठीक है, जागृत भवा बच्चा। मोदी के शासन का अंत होने वाला है। एक काला युग की समाप्ति होगी। हद कर रहा है। काला युग था। हर युग अपने आप में स्वर्ण युग होता है। आर्य शर्मा का को याद रखिए, हर युग अपने आप में काला युग है। जिसको सत्ता शासन का लाभ मिला उसके लिए स्वर्ण युग है। जिसको शासन सत्ता का लाभ नहीं मिला वो काला युग है। और हर युग में ऐसा होता रहा है। कोई भी युग एक वर्ग विशेष के लिए ही स्वर्ण युग होता है और एक वर्ग विशेष के लिए ही काला युग होता है। आर्य शर्मा को पढ़ने का प्रयास कीजिए। फिलहाल हम आर्य शर्मा में नहीं है, हम ज्ञान की बातें करते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज्ञान की बातों में समझ गए तो बहुत अच्छा, न समझे तो अनाड़ी हो, है ना? गाना भी है ना कि समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो अनाड़ी हो। अब जाके ये बेचारा कितने वर्षों बाद मुस्कुराया है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे लिखेंगे। हो गया, विवाह कर लिख लिए सामाजिक सांस्कृतिक में, और सामाजिक स्थिति तो कंप्लीट हो गई। दासों के क्रय विक्रय को बेसवक कहा गया। सती प्रथा भी उल्लेखित है। ठीक है कि नहीं? और सीजर फ्रेडरिक ने इसका उल्लेख किया था। और इसी क्रम में आपको यह इन बातों का भी ध्यान रखना है कि सांस्कृतिक बिंदु पे दो ही चीज है, मंदिर और साहित्य, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो लिख देंगे। सांस्कृतिक बिंदु पर मंदिर और साहित्य का अध्ययन किया जा चुका है। मंदिर और साहित्य का अध्ययन किया जा चुका है। बस, मंदिर और साहित्य का अध्ययन किया जा चुका है। ठीक है, किया जा चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी विजयनगर क्या हो गई? समाप्त हो गई। सबसे बड़ा लेसन समाप्त हो गया। ये ऐसे भी एक कक्षा लगेगी शिवाजी के समय में। कल हम लोग, शिवाजी छोटा सा है, ठीक है, कि जितना कृष्णदेव राय है उतना शिवाजी है। और हम लोग शिवाजी से पहले बहमनी शासक को कल हम लोग देखेंगे, वो भी छोटा अध्याय है। और कुछ प्रोविंशियल जो स्टेट है उसको हम लोग छोटे रूपों में कल देख करके कल मध्यकाल को समाप्त कर देंगे। और आधुनिक भारत में हम लोग अगले दिन से प्रवेश कर जाएंगे। और आधुनिक भारत की हर कक्षा अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि आधुनिक भारत के दो भाग होंगे। एक भाग होगा वह है यूरोपियन कंपनी के आगमन से लेकर 1857 के विद्रोह तक, और दूसरा भाग होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसके 3 भाग होंगे। और पहला भाग उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी हर कक्षा स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2, 3, 4 क्वेश्चन प्रोड्यूस करने की स्थिति में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इतिहास की कक्षा को हम यहीं तक देखना चाहेंगे। अगले दिन जब आप आएंगे, मतलब कल, तो हम लोग इस अध्याय को समाप्त करते हुए, बहमनी और शिवाजी बचा है, और कल हम लोग इतिहास के मध्यकाल को समाप्त कर देंगे और फिर आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे। 2 मिनट या 5 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं, आप जैसा कहें 5 मिनट का रख लो, और 5 मिनट के बाद फिर हम लोग आज बायोलॉजी और संविधान के बेसिक कक्षा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले बायोलॉजी को देखेंगे। जो बायोलॉजी चल रहे थे, सुजीत सर के द्वारा शुरुआत किया गया था, और मैंने कहा ही था कि मेरे द्वारा अधिकांश कक्षा ली जाएगी। समय आ गया है कि मैं आपके साथ बायोलॉजी की कक्षा में रहूंगा। कहां तक हम लोग बायोलॉजी की कक्षा किए थे, जैसा हमको बता दीजिए। बायोलॉजी की कक्षा कहां तक किए थे? श्वेता सुमन ही बताएगी, चूंकि यही एक विद्यार्थी है जो रेगुलर रहती है। पांच मिनट का ब्रेक है। ऑनलाइन वाले टहल के आ सकते हैं चाय वाय पी के। बायोलॉजी में पीपीटी है ना बायोलॉजी का, उसको लगा दीजिएगा। क्या क्या हुआ था देखें। अरे लाओ ना वो सब तो।